नमस्ते दोस्तों, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने 11 अध्याय तक क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब 12वां अध्याय। तो 12वां अध्याय में अजय सिंह की मृत्यु हो जाती है और राणा हमीर वापस मेवाड़ आगमन करते हैं। ठीक है, कौन सी नीति सफल हुई तो और किसकी वजह से हुई थी भाई? तो असहयोग नीति जो थी, जो अजय सिंह जी की वजह से सफल हुई थी। जालोर कौन जा चुका था? तो राजा मालदेव जा चुके थे जालोर, क्योंकि चित्तौड़ की उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। राजा मालदेव को कितने दिन हो गए जालोर गए हुए? 1 महीना। राणा हमीर को कौन ढूंढ रहा था? राजा मालदेव के जो गुप्तचर थे, गुप्त घुड़सवार ढूंढ रहे थे उनको, बंजारे ढूंढ रहे थे, व्यापारी ढूंढ रहे थे। हर वेश में उनको ढूंढा जा रहा था और उनको मारने की फिराक में थे सभी। अजय सिंह किसको याद कर रहे थे? राणा हमीर को याद कर रहे थे। राणा हमीर तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। अंतिम समय किसका था? अंतिम समय अजय सिंह का था, जो राणा हमीर के चाचा थे। हमीर के आने का समाचार किसने दिया? आमिर के आने का समाचार पवन सिंह ने दिया था। पवन सिंह ने दिया था राणा हमीर के आने का समाचार। वेद किसके लिए बुलाया गया? अजय सिंह जी के लिए बुलाया गया, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। असहयोग आंदोलन के बारे में पवन सिंह ने हमीर को क्या कहा? असहयोग नीति सफल हुई है। ठीक है, पवन सिंह ने राणा हमीर को बोला कि भाई असहयोग नीति सफल हो गई है अजय सिंह जी की वजह से। मालदेव का जो युवराज है वो परेशान हो गया है। कौन था युवराज? जय सिंह। और मालदेव चित्तौड़ छोड़कर जालोर जा चुका है। ठीक है। वेद ने अजय सिंह के लिए क्या कहा? वेद ने अजय सिंह के लिए कहा कि अंतिम समय है और नाड़ी दान पुण्य कराइए। ठीक है, एक ये दान होता है, नाड़ी दान पुण्य, तो वो करवाने के लिए वेद ने बोल दिया। जैसे कि आज के ज़माने में डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई आप घर ले जाइए, वैसे ही वेद ने अजय सिंह जी के लिए बोला कि भाई नाड़ी दान पुण्य करवाइए। अध्याय 13। अध्याय 13 में अमीर को विवाह का प्रस्ताव मिला था। अमीर को विवाह का प्रस्ताव मिला था। ठीक है, और मालदेव द्वारा विवाह प्रस्ताव एक योजना थी, एक षड्यंत्र था। ठीक है, पर हमीर को देवी बरवड़ी की बातों का पूरा स्मरण था, इसलिए उन्होंने उसको प्रस्ताव को ठुकराया नहीं और वो प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया था। मेवाड़ में कैसा माहौल था? अशांति का माहौल था मेवाड़ में। राणा हमीर किसकी भविष्यवाणी का सत्य होने की प्रतीक्षा कर रहे थे? देवी बरवड़ी ने जो भविष्यवाणी की थी उसको सत्य होने की प्रतीक्षा कर रहे थे राणा हमीर। मालदेव ने किसके साथ हमीर के लिए नारियल भेजा? मालदेव ने मेहता जूहण और पुरोहित जयमाल के साथ मालदेव के लिए राणा हमीर के लिए नारियल भेजा था, विवाह प्रस्ताव भेजा था अपनी पुत्री का। नारियल भेजना कहते हैं उसको। युवा बेटी रावण के घर में भी कभी न रह सकी, फिर राजा मालदेव की क्या बिसात है? किसने कहा और किससे? मेहता जून ने कहा राणा हमीर से। ठीक है, क्या राणा हमीर ने नारियल स्वीकार किया था? हाँ, क्योंकि उनको देवी बरवड़ी की भविष्यवाणी याद थी। रिश्ते की बात की भविष्यवाणी किसने कही थी? तो देवी बरवड़ी जी ने कही थी कि रिश्ता आए तो उसको विरोध प्रतिरोध के बिना के बावजूद भी उसको स्वीकार कर लेना। यह षड्यंत्र है, घातक षड्यंत्र। किसने कहा? पवन सिंह ने कहा। और ये बात राणा हमीर भी जानते थे कि एक षड्यंत्र है, पर फिर भी उन्हें देवी बरवड़ी पर विश्वास था। विवाह के समर्थन में कौन था? अनंग सिंह था विवाह के समर्थन में, क्योंकि
उसे लग रहा था कि विवाह षड्यंत्र है और वहाँ जाके हमें युद्ध करना होगा, और वैसे भी अनंत सिंह तो युद्ध प्रेमी था। मीरा ने किसका समर्थन किया? पवन सिंह का समर्थन किया। मीरा ने कहा कि ये एक षड्यंत्र है, मत स्वीकारिए। नारियल। पर राणा हमीर तो नारियल का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि देवी बरवड़ी ने उनको बोला था कि एक विवाह का प्रस्ताव आएगा, उसको आप स्वीकार करें और वही आपके चित्तौड़ के विजय का कारण बनेगा। किसको महाभारत के चक्रव्यूह के षड्यंत्र समान बताया गया है? मालदेव का अपनी पुत्री का नारियल भेजना महाभारत के चक्रव्यूह के षड्यंत्र के समान बताया गया है। हमीर ने पवन सिंह को क्या कहा था? खोड़ गांव की देवी माँ बरवड़ी का बेटा बारू शीघ्र ही 500 घोड़े लेकर आएगा। हमीर ने विवाह के बारे में पवन सिंह को क्या कहा? देवी बरवड़ी का आदेश है कि यह विवाह चित्तौड़ विजय का कारण बनेगा और मैं उनकी आज्ञा को सर्वोपरि मानता हूँ। धूर्त कीड़ा का दांत का क्या अर्थ है? षड्यंत्र की योजना। जो धूर्त होता है उसके दांत में हमेशा कीड़ा होता है, तो षड्यंत्र की योजना हो गई। अध्याय 14। अध्याय 14 में हमीर द्वारा बारात लेकर जालोर जाना है। कामदार जी द्वारा राजकुमारी को विधवा होना उजागर करना है, और विवाह नहीं षड्यंत्र था ये। पर फिर भी हमीर ने हाँ कर दी और विवाह किया, और जो ये विधवा कहना था वो भी एक षड्यंत्र ही था, क्योंकि राजकुमारी कोई विधवा नहीं थी, पर मालदेव हमीर को टालना चाहता था, पर हमीर तो विवाह करना चाहता था। हमीर जब जालोर पहुंचा तो क्या देखा? कोई विवाह की तैयारी नहीं थी, ये एक षड्यंत्र मात्र था। राणा हमीर के साथ कौन कौन थे? पवन सिंह, मीरा और अनंग सिंह। छद्म रूप का अर्थ? छद्म रूप है गोपनीय, छिपा हुआ, छल कपट या धोखा। एक तो गोपनीय हो गया, एक छिपा हुआ हो गया, एक छद्म रूप का अर्थ तो, और दूसरा छद्म हम छल कपट और धोखा भी कह सकते हैं। छद्म रूप में किसने जालोर के दुर्ग को घेर लिया था? बारू ने घेर लिया था, और ये जो यहाँ पे इसका उपयोग गोपनीयता पे आधारित है। षड्यंत्र एकदम असफल होगा और मेवाड़ी फिर दुगने उत्साह से आक्रमण करेंगे, किसने कहा? राजा मालदेव का दीवान जीत सिंह ने कहा कि ये जो आपका षड्यंत्र है वो असफल होगा। किसकी बुद्धि पंगु हो गई थी? राजा मालदेव की बुद्धि पंगु हो गई, उसको वो विचार शून्य हो गया था कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हमीर तो इतनी बड़ी सेना लेके आया है और मुझे विवाह तो करवाना ही पड़ेगा। विवाह के लिए कौन आया था? राणा हमीर आए थे। हमीर की सेना देखकर राजा मालदेव को क्या निर्णय लेना पड़ा कि अब बेटी का विवाह हमीर से कर ही देना चाहिए। राजा मालदेव को विवाह के बारे में षड्यंत्र करने को किसने सुझाया था? सामंतों व सरदारों ने। विवाह की तैयारी करने को किसने कहा? राजा मालदेव की रानी ने कहा कि विवाह की तैयारियां कीजिए। प्रश्न, देखते देखते षड्यंत्र किस में बदल गया? तो विवाह की तैयारियों में बदल गया षड्यंत्र, क्योंकि मालदेव को लगा कि अब तो हमारा अंत है, तो इससे अच्छा विवाह ही करवा देते हैं। नितांत गंभीर मुद्रा में कौन बैठा था? मोजीराम मेहता कामदार था, जो एक बहुत ही आगे बताऊंगी। मोजीराम मेहता कौन था? कूटनीतिज्ञ और विचारक था एक। उसी की सलाह से मालदेव आगे बढ़ता था। इस उपन्यास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी लगती है? तो मोजीराम मेहता की लगती है। आगे हर जगह मोजीराम मेहता ही आपको नजर आएंगे। मालदेव के राज्य की लौह दूरी कौन था? तो मोजीराम मेहता ही थे। मोजीराम मेहता का व्यक्तित्व कैसा था? कूटनीतिज्ञ, विचारक, कुशाग्र व स्थिर बुद्धि, चंद क्षणों में समाधान प्रस्तुत कर देते थे। मोजीराम मेहता ने विवाह रोकने का कौन सा उपाय सुझाया? राजकुमारी को विधवा कहा जाए तो हो सकता है ये विवाह रुक जाए। राजा मालदेव व मोजीराम ने कौन सी युक्ति को सफल बनाना चाहा? कि राजकुमारी विधवा है और ये सुनकर हमीर विवाह नहीं करेगा। कौन सा राजकुमारी को ना बताया जाए कि वो विधवा नहीं है, उन्हें यही लगना चाहिए कि वो विधवा ही है।
कौन सा रहस्य राजकुमारी के सिवा सबको पता था कि वो विधवा नहीं है? चौहानों को लेने के देने पड़ गए। किसने कहा? अनंग सिंह ने कहा राणा हमीर से। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। किसने कहा? किससे? राणा हमीर ने कहा अनंग सिंह से। छल किसके साथ हुआ था? राणा हमीर के साथ छल हुआ था। मोजीराम मेहता ने हमीर को क्या कहा? राजकुमारी विधवा है। राणा जी। विधवा का सुनकर राणा हमीर की क्या प्रतिक्रिया है? क्रोधित हो गए। राणा हमीर को किसकी बात याद आई? फिर देवी बरवड़ी की उनको बात याद आई। विरोध प्रतिरोध की चिंता किए बिना आप उस लड़की को वर लाएं। उसका आगमन ही आपकी विजय का आधार होगा। ठीक है। सभी लोग आश्चर्यचकित क्यों हो गए थे? राणा हमीर राजकुमारी से विवाह के लिए हाँ करने पर सबको आश्चर्य हो गया कि भाई उन्होंने जानते हुए भी हाँ कर दिया। किसका षड्यंत्र उल्टा पड़ गया था? राजा मालदेव का षड्यंत्र उल्टा पड़ गया। अब तो उनको अपनी बेटी का विवाह राणा हमीर से करना ही पड़ेगा। विधवा से विवाह करना इस उपन्यास में क्या माना गया है? मेवाड़ भूपतियों के लिए अपमान की बात मानी गई है। मेवाड़ के सिंहासन पर कैसी महारानी आसीन हो सकती है? निष्कलंक और निर्दोष। राणा हमीर के मन में नारियों के लिए कैसा भाव था? सम्मानजनक। राजकुमारी का विवाह मोजीराम के अनुसार किससे हुआ था? बचपन में किसी भट्टी वंश के राजकुमार से हुआ जो शीघ्र ही समरभूमि में काम आ गए। लड़ने को कौन आतुर था? पवन सिंह, अनंग सिंह और सभी सामंत और योद्धा। विधवा स्त्री से विवाह करने वाले राजपूत को कौन सी कोटि का मानते हैं? निम्न कोटि का व नात्रायत राजपूत कहते हैं। बारू अपनी माता के वचनों को किसके समान मानता था? ब्रह्म वाक्य के समान बारू अपनी माता के वचनों को मानता था। राजनीति का सत्य किसे कहा गया है? नीति चातुर्य को ही राजनीति का सत्य कहा है। धर्म इतना दुर्बल नहीं है कि ऐसी घटनाओं के कलंकित हो जाए और सूर्यवंशियों की तपस्या इतनी निर्बल नहीं कि वह विवाह एक निर्दोष विधवा का भार भी सहन न कर सके। किसने कहा? किससे? राणा हमीर ने कहा मोजीराम मेहता कामदार को। कामदार जी आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये तो करेंगे विवाह। राजपूत महिलाओं को किस नाम से बुलाया जाता है? उनके स्वयं के वंश के नाम से। जैसे मालदेव की पुत्री सोनगरा चौहान थी तो सोनगरी जी। राणा हमीर ने रानी सोनगरी जी को क्या कहा? ये विवाह नहीं है, एक राजनीतिक दाव है। राजनीतिक सिद्धि के लिए है ये एक दाव जो आपके पिता ने खेला है आपके साथ। राणा हमीर ने मालदेव के लिए रानी को क्या कहा था? आपके पिता ने मुझे यहाँ षड्यंत्र करके बुलाया है। मुझे मारने के लिए आपका विवाह एक दाव है। उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म त्याग दिया है। वह सभी संबंधों को गौण मान रहे हैं। उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक शत्रु से आपका विवाह करवा दिया, जबकि आप एक बाल विधवा हैं। बुढ़िया दासी मेनका ने राजकुमारी यानी नववधू को क्या कहा? राजकुमारी जी विधवा हैं। मालदेव की पुत्री में कौन सा संदेह हो गया? मालदेव की पुत्री को बाल विधवा का। मालदेव ने स्त्री स्वभाव की क्या व्याख्या की? चतुर नहीं होती और बिल्कुल दूरदर्शी नहीं होती। मालदेव ने पुत्री को क्या सत्य बताना चाहा? पुत्री तुम विधवा नहीं हो, पर अब उससे कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि पुत्री मानने को ही तैयार नहीं थी। क्योंकि पुत्री इसलिए मानने को तैयार नहीं थी कि तीर एक बार कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता है। वैसे ही अगर हम किसी को कुछ कहें और हम उन शब्दों को वापस लेना चाहें तो वो कभी आ नहीं सकते। तो वही इसके साथ हो गया। अब उसकी पुत्री भी उनकी मालदेव की शत्रु हो गई थी। लघु प्रदीप का अर्थ छोटा दीपक। अनंग सिंह हमीर को क्या कहता है? आपका अपना कुछ है तो आपका तो अपना कुछ है तो बस अपना हट है, अपनी निरंकुशता है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप हट करके एक विधवा से विवाह कर रहे हैं। दहेज में राजकुमारी ने हमीर को क्या मांगने को कहा था? मोजीराम मेहता कामदार जी को मांगने को कहा था। ठीक है। अध्याय 15 नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ओके, बाय बाय।